कोई चुनाव सिर्फ 1400 वोटों से कैसे तय हो सकता है? ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये कहानी है अंकों की, जमीन की और लोगों के भरोसे की। आज हम मणिपुर के बिष्णुपुर में 2022 के जनादेश की एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि जीत और हार के बीच का फासला असल में कितना छोटा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बिष्णुपुर की जमीन को समझते हैं। ये वो मंच है जहां की राजनीति को यहां की भौगोलिक और सामाजिक रूपरेखा ही तय करती है। और हमारे आज के विश्लेषण की कहानी वो भी यहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, वहां के लोग, उनकी रोजी रोटी और वो मुद्दे जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। तो बिष्णुपुर का वोटर है कौन? देखिए, यहाँ की पहचान मुख्य रूप से मेइती समुदाय से है और इनकी लोकतंत्र में भागीदारी वो तो कमाल की है। वोटिंग हमेशा 90% से ऊपर रहती है। ये एक कृषि प्रधान इलाका है, मतलब लोगों की जिंदगी पूरी तरह से जमीन और मौसम पर निर्भर है। और इन सब के ऊपर सीमा और सुरक्षा की चिंताएं यहाँ की हर राजनीतिक बहस का हिस्सा होती हैं। यही सब मिलकर यहाँ के चुनावी नतीजों को आकार देते हैं। तो फिर लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, मुद्दे बहुत बुनियादी हैं। बाढ़ से राहत, बेहतर सड़कें और पुल, और हाँ, बिजली, पानी। ये कोई नई दिक्कतें नहीं हैं। सालों से खासकर जो बार बार बाढ़ आती है, वो यहाँ की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मुद्दा रही है, जो हर चुनाव में केंद्र में आ ही जाता है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आंकड़ों पर, क्योंकि ये नंबर ही हमें 2022 के नतीजों के पीछे की छिपी हुई सच्चाई बताएंगे। 92.04%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 2022 में बिष्णुपुर के लोगों की राजनीतिक चेतना का सबूत है। सोचिए, जब 10 में से 9 से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं, तो ये तो साफ है कि मुकाबला कितना कड़ा था और हर एक, जी हां, हर एक वोट की कितनी ज्यादा अहमियत थी। और जीत मिली बीजेपी को। उन्हें मिले 46.05% वोट। लेकिन यहां एक पेच है, ये 50% से कम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आधे से ज्यादा लोगों ने असल में विजेता के खिलाफ वोट दिया था। और ये इस चुनावी पहेली का एक बहुत ही जरूरी टुकड़ा है। और ये फासला इतना कम क्यों था? क्योंकि दूसरे नंबर पर रही जेडीयू को भी 41.28% वोट मिले। दोनों के बीच का अंतर 5% से भी कम। यह एक बटे हुए विपक्ष की एकदम साफ तस्वीर पेश करता है। सिर्फ 1409 वोट, बस इतनी सी थी जीत और हार के बीच की दूरी। इसे जरा ऐसे समझिए, अगर सिर्फ 705 लोगों ने अपना मन बदल लिया होता तो नतीजा कुछ और होता। यानी कुछ मोहल्लों या गांवों के फैसले ने ही पूरे निर्वाचन क्षेत्र की किस्मत तय कर दी। ये डैशबोर्ड 2022 की पूरी कहानी एक ही जगह पर बताता है। और यहीं हम देखते हैं तीसरे खिलाड़ी को, कांग्रेस, जिसे मिले सिर्फ 11.5% वोट। अब जरा सोचिए, अगर ये वोट विपक्ष में किसी एक के साथ जुड़ते तो क्या 1409 वोटों का ये मामूली अंतर कोई मायने रखता? यहीं से असली विश्लेषण की शुरुआत होती है। तो अब समझते हैं कि ये जनादेश आखिर बदला क्यों, इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण क्या थे, आखिर ये नतीजा बना कैसे। ये टाइमलाइन बिष्णुपुर की राजनीतिक यात्रा को दिखाती है। देखिए, 2 दशकों से भी ज्यादा, 1995 से 2017 तक ये कांग्रेस का गढ़ था। 2017 में जब बीजेपी का उभार हुआ, तब भी कांग्रेस ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी थी। लेकिन 2022 में सब कुछ बदल गया। राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बिखर गए। कांग्रेस का वोट शेयर सीधा 53% से गिरकर 11.5% पर आ गया। तो सवाल यह है, ये वोट गया कहां? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। 2022 में जो सरकार के खिलाफ वोट थे, वो कांग्रेस और जेडीयू के बीच बुरी तरह से बंट गए और इसका सीधा फायदा मिला बीजेपी को। मतलब जीत सिर्फ एक पार्टी ने हासिल नहीं की, बल्कि एक बिखरे हुए विपक्ष ने उसे गवा दिया। देखिए, जब वोट इस तरह से बढ़ते हैं तो ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ जीत हार का खेल नहीं होती। इसके बिल्कुल केंद्र में हर एक नागरिक की गरिमा है और इस गरिमा का सम्मान एक सूचित और जिम्मेदार संवाद से होता है। और ये सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि हमेशा होना चाहिए। सच तो यह है कि यही हमारे संविधान की भी मूल भावना है। अच्छा, तो इस स्थिति को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आइए एक ऐसे रणनीतिक ढांचे पर नजर डालते हैं जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। ये वोटरों से दोबारा जुड़ने और जीत का रास्ता बनाने के लिए एक व्यापक 4 आयामी सोच है।
तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है चुनावी रणनीति। उन वोटरों तक पहुंचना जो दुविधा में हैं और उन युवाओं तक जो व्यवस्था से नाराज हैं। मकसद सिर्फ एक है, जो वोट सरकार के खिलाफ हैं उन्हें बिखरने से रोकना। और संदेश बिल्कुल सीधा है, एकजुट वोट ही जनादेश को मजबूत बनाता है, बटा हुआ वोट नहीं। दूसरा स्तंभ है संगठन की ताकत। देखिए, रणनीति कागज पर तो अच्छी लगती है, पर जमीन पर उसे लोग ही उतारते हैं। इसका मतलब है बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करना, हर दरवाजे पर दस्तक देना और पार्टी की मशीनरी को बिल्कुल नीचे से ऊपर तक फिर से मजबूत बनाना। तीसरा स्तंभ है सही कहानी कहना। एक ऐसी कहानी जो सीधे लोगों के दिलों को छुए और उनकी सबसे बड़ी शिकायतों की बात करे। बाढ़ और टूटी सड़कों जैसे अधूरे वादों को सामने लाना, बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ को आवाज देना, ताकि लोगों से एक सच्चा भावनात्मक रिश्ता बन सके। और चौथा स्तंभ है संसाधनों का सही इस्तेमाल। इसमें स्थानीय प्रभावशाली लोगों को जोड़ना, गठबंधन के फंड का सही उपयोग करना, सोशल मीडिया पर सही लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और हाँ, किसी भी तरह के झूठे प्रचार का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहना भी शामिल है। तो ये तो थी रणनीति, लेकिन सवाल ये है कि रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए। इसके लिए आइए देखते हैं एक 90 दिन का एक्शन प्लान। ये प्लान एक सीढ़ी की तरह काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। 90 दिन पहले गठबंधन और एक सुनवाई यात्रा से नींव रखी जाती है। फिर 75 दिन पहले वॉलंटियर्स की टीमें और शिकायत केंद्र शुरू होते हैं। 60 दिन पहले से सार्वजनिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया पर जोर दिया जाता है। आखिरी महीने में बड़ी रैलियां होती हैं और चुनाव से ठीक एक दिन पहले हर वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का प्लान लागू किया जाता है। और हां, जब हम घर घर जाकर संपर्क साधने या डेटा इकट्ठा करने की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वोटर की निजता और उसकी सहमति का सम्मान, यही भरोसे की असली नींव है। भारत के डेटा संरक्षण कानून भी इसी सिद्धांत पर जोर देते हैं, क्योंकि अंत में एक नैतिक संवाद ही एक स्थायी राजनीतिक रिश्ते का आधार बनता है। अब हम चुनावी दांव-पेंच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजनीति के असली मकसद की, यानी एक ऐसी लीडरशिप की जो सिर्फ वोट से परे हो। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। किसी भी राजनीतिक रणनीति का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ चुनाव जीतना या एक ऐसे प्रभावी शासन की नींव रखना जो सच में जमीन पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके? इस सवाल का जवाब ही राजनीति का भविष्य तय करेगा।